नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और आज मुद्दे में दम है में हम चर्चा करेंगे लापता लेडीज की। दरअसल नेशनल क्राइम ब्यूरो के जो नए आंकड़े हैं उसने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को चौंकाया भी है, चौंकाया भी है और डराया भी है। पूरी दुनिया की बात करें तो भारत और चीन, इन दो देशों से सबसे ज्यादा महिलाएं लापता होती हैं और इनमें टॉप 2 में शामिल भारत में अगर कोई प्रदेश महिलाओं के लापता होने के मामले में नंबर 1 है तो वो है मध्य प्रदेश। और यही कारण है कि आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आप किसी भी थाने में जाएंगे या किसी भी जिले की कंट्रोल रूम में जाएंगे तो रोज नामचे की जो रजिस्टर के पन्नों को देखेंगे तो उसमें अधिकांश हर इक्का दुक्का केस के बाद में किसी महिला या बच्ची के गुमशुदा होने की जो है वो रिपोर्ट नजर आएगी। लेकिन इतनी बड़ी घटनाओं के मामले में कितना गंभीर है मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश की पुलिस और बाकी तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका परिचय आपसे करा देते हैं, अपने मेहमानों का। हम आपको बता दें जो गेस्ट हमारे साथ हैं, जो उनमें हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो प्रवक्ता है संगीता शर्मा जी, वो हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी हमारे साथ हैं, आप दोनों का स्वागत है। साथ में हमारे क्राइम रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा जी हैं और अंशु गुप्ता जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं राजधानी भोपाल से। आप तमाम मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस मुद्दे की कुछ आंकड़ों के साथ। पहले जो मैं आपको बता दूं, जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बेहद चौंकाने वाले हैं। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें, एनसीआरबी की रिपोर्ट ही नहीं कह रही है, मध्य प्रदेश के जो रोजनामचे हैं अलग अलग थानों के, अलग अलग कंट्रोल रूम्स के, वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में तकरीबन औसतन 10 बच्चियां रोज गायब हो जाती हैं। सिर्फ इतना नहीं है, मध्य प्रदेश में फिलहाल 29,000 महिलाओं के लापता होने के जो मामले दर्ज हैं, ये 29,000 वो मामले हैं जिनका कोई अपडेट नहीं है। इसी तरीके से 3,000 लड़कियों को लेकर भी इसी तरह की स्थिति है। और ये 32,000 जो आंकड़ा है ये सिर्फ एक वर्ष का है। अगर 3 साल के आंकड़ों पे जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा चौंक जाएंगे, क्योंकि ये आंकड़ा 1 लाख को पार कर जाता है। और अगर हम बात करें मानव तस्करी के इन केसों की, तो कई सारे जो केस है जिनमें सफलताएं मिली है, ज्यादा नहीं है वो, लेकिन उनमें महिलाएं कभी नेपाल से मिलती हैं, कभी मलेशिया से मिलती हैं। यानी कि महिलाओं को देश के बाहर भेजा जा रहा है मध्य प्रदेश से। और इनमें से कई सारी महिलाएं तो ऐसी हैं जिनके बारे में आज तक कोई खबर ही नहीं है। चलिए इसी मुद्दे पर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रियंका जी के पास चलते हैं, क्योंकि महिलाओं के उद्धार के लिए जितनी बातें फिलहाल हो रही हैं, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, लेकिन इनके इतर गंभीर चिंता इस बात की है, वो है महिला सुरक्षा। प्रियंका जी, अगर हम देखें खूब सारी योजनाएं महिलाओं के लिए, फ्रीबीज तरीके की, लेकिन इनसे ज्यादा जो है चिंता करने की बात है महिलाओं का गायब होना, बच्चियों का गायब होना। और जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। कितना गंभीर आपको नजर आता है मध्य प्रदेश का शासन प्रशासन, आपकी खुद की सरकार, प्रियंका जी? भारतीय जनता पार्टी में आज की स्थिति में अगर हम बात करें तो सदैव जो है वो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के ऊपर फॉलो हो रहा है, चाहे महिला सुरक्षा को लेकर के, बच्चियों के ऊपर अत्याचार हो, चाहे महिलाओं को लेकर के हो या किसी भी चीज को लेकर। ये बात बिल्कुल तय है और इस बात मैं मानती हूँ। एनसीआरबी के आंकड़े को, इसको मैंने मैंने भी रीड किया था। एनसीआरबी का आंकड़ा वो रजिस्टर की बात करता है जो कि हम लोग के थानों में या रोजनामचे में, परंतु इसके इतर जब मैंने इसको लेकर के मैंने भी अपने स्तर पे जब पड़ताल करी थी कि ये क्या है पूरी तरीके से, तो इसमें एक चीज थोड़ी सी खामी भी निकल करके आती है कि कई बार जब बच्चे मिल जाते हैं या महिलाएं वापस आ जाती है या लड़कियां वापस आ जाती है, तो फिर जाकर के उस एफआईआर को या उस कंप्लेंट को क्लोज नहीं करवाते लोग। या फिर अगर बालिग लड़कियां गायब हुई है, जो वो वापस अगर उनका दस्तावेजी हो जाती है, तो दस्तावेजी होने के बावजूद भी कई बार उनके स्टेटमेंट नोट नहीं होते हैं या फिर उस जो कंप्लेंट है उसको क्लोज नहीं किया जाता। एक इसका कारण निकल के आया, परंतु ये बात चिंताजनक है कि अगर बच्चियां गायब हो रही हैं तो निश्चित तौर पे इसकी ओर सरकार कोई ठोस कदम जरूर उठाएगी और कोशिश ये करेगी कि जो भी बच्चियां हैं जो नदारद है उनको जल्द से जल्द दस्तयाब किया जाए या उनके लिए और भी प्रयास किए जाए। परंतु इसके लिए अगर हम बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार सतत प्रयासरत है, चाहे उसको जमीन जायदाद की हिस्सेदारी को लेकर के हो, चाहे नारी बंधन अधिनियम के माध्यम से उसको मजबूत करने की बात हो, चाहे आर्थिक तौर पर उसको संबल प्रदान करने की बात हो, या स्वास्थ्य को लेकर हो, या बच्चों की शिक्षा को लेकर के हो। सरकार हर रोज एक नए प्रयास करती है ताकि महिलाओं को और भी ज्यादा संबल और उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके। फिर भी अगर कोई कदम नाकाफी है
तो निश्चित तौर पे उनके ऊपर भी विचार किया जाएगा और उसके लिए भी सकारात्मक पहल की जाएगी, क्योंकि महिलाओं का सम्मान आधी आबादी का सम्मान की बात होती है। तो अगर कोई कदम नाकाफी है तो उसके ऊपर भी सरकार निश्चित तौर पर विचार करेगी। बिल्कुल प्रियंका जी, आपने बड़े सकारात्मक रूप से जवाब दिया, लेकिन ये बहुत चिंताजनक है। संगीता जी, जिस तरह की ये पूरी तस्वीर है, जो आंकड़े मैंने अभी बताए वो आपने भी सुने हैं, इसमें एक बात जो प्रियंका जी कह रही हैं कि जो बच्चियां या महिलाएं मिल जाती हैं उनके बारे में जानकारी नहीं दी जाती, लेकिन मुझे लगता है कि जिम्मेदारी फॉलोअप की बहुत ज्यादा जरूरी है। शुरू में मामला दर्ज होता है 2 या 3 दिन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे तक के इन तमाम मामलों में जो है गंभीरता दिखाई जाती है, संवेदनशीलता शायद नहीं दिखाई जाती, और यही कारण है कि ये आंकड़े इस तरह के नजर आते हैं। संगीता जी, आपको कितनी गंभीरता और संवेदनशीलता लगती है शासन प्रशासन में, और कहां पर आपको लगता है कि सामाजिक जागरूकता की भी जरूरत है? जी। देखिए अनुराग जी, सबसे पहले तो यही कहूंगी कि सरकार अपने दायित्वों से बिल्कुल पीछे हटती नजर आ रही है। मुफ्त की योजना बनाकर महिलाओं से वोट लेने से बेहतर है कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में भी ये कहा गया है कि महिलाओं की सुरक्षा और उनकी व्यवस्था ये सरकार का सर्वोच्च दायित्व होता है। और सरकार अपने दायित्व से पीछे हट रही है केवल मुफ्त की योजना देकर। ये केवल दिखावा करते हैं, हम 1200 रुपया दे रहे हैं, हम ये बांट रहे हैं, वो बांट रहे हैं, इससे महिला सुरक्षा नहीं हो जाती है। अभी प्रियंका जी ने खुद ही कह दिया, इनके सिस्टम का फेल्यूर बता दिया पूरी तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है पिछले 20 सालों से है, और 20 सालों का जो फेल्यूर सिस्टम है वो उन्होंने खुद बता दिया कि जो महिलाएं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, उसके बाद जो गुम होती महिलाएं वो वापस मिल जाती है, तो उसके एंट्री नहीं होती है या वो डाटा उनके पास सुरक्षित नहीं होता है। तो आपकी सरकार का ये दायित्व है कि आपके जो सिस्टम है उसमें सुधार किया जाए। तो सिस्टम फेल्यूर इन्होंने खुद स्वीकार कर लिया है। दूसरा, इन्होंने ये नहीं बताया कि महिलाओं की स्थिति पर इन्होंने कितना कंट्रोल किया है। जैसा कि आपने आंकड़े बताए कि पूरे देश में मध्य प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पर सबसे ज्यादा महिलाओं के गुम होने की शिकायतें आती हैं। और मैं तो आपको ये भी बताती हूँ अनुराग जी की शिकायतें तो आदि लॉन्च भी नहीं की जाती है, एफआईआर लॉन्च नहीं की जाती है, महिलाएं भटकती रहती है। अभी अंशु जी भी बैठी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, इनसे खुद पूछिए कितनी महिलाएं इनके पास आती, कितनी महिलाएं मेरे पास आती है। उन्हें ये तक नहीं कहा जाता है कि उनकी एफआईआर दर्ज हो जाए। वो गुमशुदगी पर परिवार बैठा रहता है, गरीब परिवार होता है, ज्यादा अप्रोच नहीं कर पाता है, और उनके घर की जो बेटियां जाती है उसे वापस खोजने तक का उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, ना सरकार ने कोई व्यवस्था कर रखी है। सिस्टम ने, सरकार ने केवल पुलिस डिपार्टमेंट को, थानों को ये कहा गया है कि ज्यादा एफआईआर दर्ज ना करें। तो ये जो एनसीआरबी के आंकड़े आप जो बता रहे हैं, वो एनसीआरबी के आंकड़े उसी आधार पर होते हैं जो थानों में शिकायतें जाती है, उस आधार पर एनसीआरबी की रिपोर्ट बनती है। ऐसे मामले जो थानों में रजिस्टर्ड ही नहीं किया जाते हैं वो कितने भयावह होंगे ये आप सोच सकते हैं, क्योंकि आपने एनसीआरबी की जो एग्जैक्ट आंकड़े बताए हैं वो बेहद भयावह है और बेहद गंभीर है। और यदि उन आंकड़ों को देखा जाए जो रजिस्टर्ड नहीं किए जाते हैं वो उससे भी ज्यादा भयावह होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल वोट लेने के अलावा और कोई काम नहीं करती है। इन्हें केवल महिलाओं से वोट चाहिए, इसलिए इन्होंने 1250 दे दिया, झूठा वादा कर दिया। अभी उन्हें 3000 रुपए देने की बात की थी, वो नहीं की। संगीता जी, आप आप लोग ही बताइए तो घर। बोलते हैं कि ये मॉडल तो हमारा ही है, लाडली बहना वाला। लेकिन चलिए अभी एक सवाल अंशु जी से करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आप दोनों की बातें सुनने के बाद में। अंशु जी, ये महिलाओं के लिए ज्यादा जरूरी है 1200 रुपए महीना या महिला सुरक्षा है? क्योंकि ये जो पैसा जा रहा है, अगर इसका कहीं और बेहतर उपयोग हो, उनको ज्यादा सक्षम बनाने के लिए महिलाओं को, तो ये ज्यादा बेहतर होगा, या जो स्थितियां बनी है वो ज्यादा आपको लगती है कि अनुकूल है महिलाओं के लिए, ये जो सियासी रेवड़ियां बांटी जा रही हैं और दूसरी तरफ ये जो आंकड़े हैं? अंशु जी। सही कहा, क्योंकि देखिए महिला जब सुरक्षित नहीं रहेगी तो उसका भविष्य क्या। तो ये जो 1200 रुपये और ये सारी लॉलीपॉप्स के लिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, महिलाओं को सिर्फ एक मुद्दा बनाने के साथ या उनको एक हथियार बनाने के साथ या एक वोट बैंक की तरह आप देखने के अलावा आपको उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना ही होगा, उनकी आर्थिक मजबूती को सुदृढ़ करना ही होगा। और क्योंकि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है अनुराग जी, जो क्योंकि मैं बहुत जमीनी स्तर पे महिलाओं के साथ काम कर रही हूँ, तो मैं देखती हूँ कि महिलाएं कहीं ना कहीं जो हमारे समाज में एक वो उपेक्षित जो वर्ग होता है वो महिला होता है, और वो आर्थिक मजबूती के साथ नहीं चल पा रहा है। तो उनकी आर्थिक मजबूती जब तक सुनिश्चित नहीं होगी तब तक उनकी सुरक्षा भी आप कैसे कर पाएंगे।
कहीं ना कहीं देखिए प्रलोभन में कहीं ना कहीं क्राइम का बहुत बड़ा दायरा होता है। जब ये महिलाओं के साथ इस तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, इनको बाहर भेजा जा रहा है, इनको पैसों का लालच दिया जाता है कि देखिए आप यहाँ पे तो अच्छा नहीं कमा पा रही, चलिए दूसरे देश में या दूसरे प्रदेश में या दूसरे शहर में वहां काम करे, संसाधन है तो कुछ तो जबरदस्ती ले जाई जाती है, कुछ के साथ इस तरह का काम भी हो रहा है। तो ये बड़े शोध का विषय है कि हमारे ही प्रदेश को हर बार एनसीआरबी क्यों इस तरह के डाटा के साथ लेके आती है। आज ये 1, 2, 5 साल की बात नहीं है, पिछले कई वर्षों से एनसीआरबी के रिकॉर्ड हमेशा यही महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के साथ जाति के लिए, महिलाओं के साथ अपराध के लिए हमेशा हायर उसमें ही रहता है। कभी भी वो 1, 2, 3 के नीचे आया ही नहीं है। तो जो ये सारी चीजें उसमें ये 1200, 1500 की रेवड़ियां की हम लाडली लक्ष्मी, अरे जब लाडलियां आपकी सुरक्षित ही नहीं होंगी तो उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए कितने लोग बैठे हैं। हो सकता है वो आपके पेपर्स पे रिकॉर्ड्स में सारे लाभ ले रही हो और सच में वो महिला हमारे प्रदेश में हो ही ना, वो तो किसी और देश में हो। तो ये सारी चीजों की प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जो हमारा शासन प्रशासन है इसको बहुत गंभीरता से ले, क्योंकि अगर आधी आबादी की बात करते हैं और वो सुरक्षित नहीं है तो हमारे शहर की, हमारे प्रदेश की बेटी का भविष्य है ही नहीं। और आप ये एक बहुत मैं गंभीरता से बोल रही हूँ कि इस तरह की चीजों में जब औरतें फंस जाती हैं, उन चीजों से निकलना बहुत मुश्किल है। चाहे आप थाने में रिपोर्ट करवा दीजिए, अगर महिला किसी ऐसे गैंग के साथ ट्रैप हो गई तो उसका बाहर आना बड़ा मुश्किल होता है और वो पीढ़ी की पीढ़ी भी वो भुगतती है। हो सकता है उसकी संतति हो, उसकी बेटी हो गई, वो फिर उसी राह पे, गलत राह पे ही चलेगी, क्योंकि वो एक मकर जाल में फंस जाती है। नशे की एक गिरफ्त होती है। ऐसे बहुत से माफिया हैं जो नशा भी इनके साथ करवाते हैं, इनको देह व्यापार में लिप्त कराते हैं, दूसरी लड़कियों को भी ट्रैप करवा के उनको फंसा के गलत धंधों में इनको लिप्त कराते हैं। ये बहुत सारी चीजें जो गहन शोध का विषय थी। क्यों नहीं प्रदेश सरकार, क्यों नहीं ये सारी राजनीतिक दल लोग महिलाओं को एक अपना मुद्दा तो बना लेती, अपना वोट बैंक तो बना लेती, क्यों नहीं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है? क्यों नहीं हमारे यहाँ फंड इतना आता है? क्यों हमारा जो बजट आता है, ईयरली बजट आता है, उसमें महिला सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा बजट रखा जाए? ये 1200 रुपए देने की वजह अगर उस बजट को हमारी सुरक्षा और हमारी आर्थिक मजबूती के लिए सुनिश्चित किया जाए, उसी के वेलफेयर के लिए काम किया जाए, तो हम इतनी मजबूत हो जाएंगी कि हम कहीं ना कहीं महिलाएं मजबूर नहीं होंगी, अपने पेट के लिए मजबूरी के तहत वो कहीं गलत राह पे नहीं जाएंगी। तो ये बहुत सारी चीजें। बिल्कुल अंशु जी, थोड़ी सी तस्वीर जो है मैं अपने जो क्राइम रिपोर्टर साथी हैं प्रदीप तलरेजा के माध्यम से भी बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है। सबने ये बात मानी है कि जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, उसका फॉलोअप उस तरीके से नहीं होता, यानी कि जो महिलाएं चली गई हैं फिर वो गायब कैसे हो गई, वो मिली क्यों नहीं। प्रदीप हमारे साथ में है, प्रदीप से ये जानने की कोशिश करते हैं। प्रदीप, इन आंकड़ों में जो सबसे गंभीर बात है, जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है, वो ये है कि इन महिलाओं की जो है, दावे ये किए गए हैं भाजपा की तरफ से कि ये वापसी हो जाती है इसलिए इनके आंकड़े नहीं आते, लेकिन अंशु जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है तकनीकी रूप से। अगर कोई इस ट्रैप में फंस जाता है तो वो शायद अपना कहीं ना कहीं अपने आप को समाज से दूर करता है, और समाज से दूर करता है तो इस अपराध की और ज्यादा गिरफ्त में आता जाता है, और ज्यादा वो धंसते जाता है, फंसते जाता है, ट्रैप होते जाता है। किस तरह का ट्रेंड है ये महिलाओं के गायब होने वाले क्राइम में, और क्यों वास्तव में ये वापसी नहीं हो पाती महिलाओं की समाज में और परिवार में? किस तरह की स्थिति? कई सारे केस स्टडीज आपने किए, कुछ जो मामले हैं पुराने, उनके माध्यम से थोड़ा बताने की कोशिश कीजिए प्रदीप। मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले से रोजाना लड़कियों और महिलाओं के गुमशुदा होने की जो सूचना है वो लगातार मिल रही है। और ऐसा ही नहीं सिर्फ मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों, जबकि राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो राजधानी भोपाल में भी रोजाना 8 से 10 बच्चियां और महिलाओं के गुम होने की रोजाना खबर देखने में आ रही है। लेकिन ये हम नहीं कह रहे, ये जबकि पुलिस की रोजनामचा रिपोर्ट है। मैं अपने कैमरा पर्सन सहयोगी श्रीकांत झा से कहूँगा कि वो दिखाएं कि जिस प्रकार से जो ये बच्चियाँ हैं जो बिना बताए या तो घर से लापता हो के चली जाती है, कहीं किसी के बहकावे में आकर ये यहाँ से घर से चली जाती हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इन लोगों को ढूंढने की कोशिश नहीं की जाती, पुलिस के द्वारा लगातार ऑपरेशन मुस्कान जो है वो चलाया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि बच्चियों को जल्द से जल्द दफ्तियाब किया जाए। लेकिन अभी तक शायद जो इस प्रकार की कोशिशें हैं वो कमज़ोर देखने में आ रही है।
विधानसभा सत्र के दौरान हमने देखा कि जब बाला बच्चन, जो कि पूर्व गृह मंत्री थे, उन्होंने सरकार से रिपोर्ट मांगी थी कि आखिर कितनी बच्चियां जो है वो प्रदेश से अलग अलग जिलों से गायब हुई हैं। और ऐसे में जो खुद सरकार ने ये आंकड़ा दिया कि लगभग 29,000 के आसपास महिला और बच्चियां जो है वो लापता हुई हैं। हालांकि इसको ढूंढने के तमाम प्रयास जो है वो लगातार किए जाते हैं और इसको लेकर के हमने देखा कि कुछ बच्चियां जो है वो नेपाल के बॉर्डर से मिलती हैं और कुछ बच्चियां बहला फुसलाकर शादी का तक है वो करवा दी जाती है झालावाड़ में। ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल जरूर निकल कर आता है कि आखिर ये बच्चियां क्यों गुम हो रही हैं और पुलिस और या जो इंटेलिजेंस की टीम है उसे आकर ढूंढने में कहाँ तकलीफें नजर आ रही है। सुन पा रहे हैं। एक बार फिर प्रियंका जी, आप जिस समय अंशु जी कुछ कह रही थी, शायद आपके जहन में कुछ जवाब आया था या कुछ आपको लग रहा था कि लॉजिकली ये बात सही है या नहीं है, लेकिन जो इतना संवेदनशील मुद्दा है, दिल से थोड़ा सा बताइए। मतलब कहीं ना कहीं ये बड़ा झकझोरने वाला मुद्दा है, पार्टी से ज्यादा इसमें जो है कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है, तो उस लिहाज से जरूर जो है जो दोनों पक्षों ने बात कही है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जी प्रियंका जी। देखिए, अंशु बहन जी के सामाजिक कार्यों को मैं खुद भी फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखती रहती हूँ, तो उन्होंने जो बोला है उनकी वास्तविक स्थिति से मैं कहीं कुछ हद तक जो है वो सहमत हूँ। परंतु अगर हम बात करें तो स्व सहायता समूह जैसी जो योजनाएं लाई गई थी वो उन्हीं महिलाओं के लिए लाई गई हैं जिनके लिए कहीं बिना गारंटी के लोन्स अवेलेबल हो जाए वो आत्मनिर्भर बने। वोकल फॉर लोकल का कॉन्सेप्ट भी इसलिए लाया गया था ताकि उनकी हस्तकलाओं को, उनके हुनर को पहचाना जा सके और उनको अपन आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बना सके। इसके अलावा भी अगर हम जैसे बात करते हैं स्थानीय जैसे शिक्षक भर्ती है उसमें 50% का रिजर्वेशन, या फिर पुलिस नौकरियों में 30% का आरक्षण, अन्य भर्तियों में 33% का प्रोविजन। इसके अलावा जो स्टाम्प ड्यूटी को घटा करके महिलाओं के लिए हमसे जो रजिस्ट्री, ताकि उसको परिवार में भी आर्थिक तौर पे उसकी भागीदारी बन सके या स्थानीय स्तर पर उसकी जो है वो मजबूत हो सके, तो उसमें भी घटाकर 3% से 1% स्टाम्प ड्यूटी की गई। इसके अलावा 25% इसके कारण महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री मकानों की और जमीनों की होनी भी शुरू हुई, इससे लाभ भी हुआ उनको। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो जो बच्चियों के साथ में अगर कहीं पर भी जो भी दुराचार हुआ है उसके लिए फांसी का प्रोविजन, बुलडोजर की कार्रवाइयां। इसके अलावा भी अगर हम कोशिश करने जाते तो स्थानीय स्तर पर महिलाओं की भागीदारी चुनाव के माध्यम से जनप्रतिनिधि बढ़ सके, तो उनको भी 50% का प्रोविजन किया ताकि महिला के पास जाकर के अपनी समस्या को रख सके, बोल सके, बता सके और निष्पक्षता से उसके लिए जो लीडर्स हैं, फीमेल लीडर्स हैं या जनप्रतिनिधि हैं, उनकी बात को आगे पहुंचा सके। तो सतत अगर हम बात करें जैसे अभी लखपति दीदी का कॉन्सेप्ट लाया गया जिसमें ड्रोन के माध्यम से महिला कृषक में भी जो बढ़ोतरी हुई, ड्रॉप आउट परसेंटेज अगर हम बात करें आज जो है वो कम हुआ है, बाल विवाह जो 57% करीबन था उसको भी कम किया गया है। सरकार सतत, मैं कह रही हूँ जो प्रक्रिया है वो चल रही है, लेकिन ये बात मुझे जैसे बहन जी ने कहा कि अभी थोड़ा सा जो परसेंटेज है वो नारी सम्मान कोष का बढ़ाया जाना चाहिए, आर्थिक बजट बढ़ाया जाना चाहिए। तो एक जमाने में जब 262 करोड़ रुपए का बजट हुआ करता था, आज उसको हम बात करें 14.688 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो है वो 1000 रुपीज से ज्यादा का जो है वो बजट महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। हर तरह से कोशिश यही है कि महिलाओं का सम्मान, उसकी सुरक्षा बनी रहे और सरकार वचनबद्ध है इस चीज के लिए और जीरो टॉलरेंस पे कार्य भी कर रही है। परंतु इसके बाद भी जो हम बात कर रहे हैं, जिन चीजों के पर हम चर्चा करने बैठे हैं, ये गंभीर विषय है। राजनीति से इतर की अगर हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से अगर कोई चीज नाकाफी है तो मेरा मानना यही है कि अंशु बहन जैसी हो चाहे संगीता बहन जैसी जो बहनें हैं वो आगे आकर के अपने विचार उचित प्लेटफॉर्म पे निश्चित तौर पे रखे और जिस तरह से आज रखी है आगे भी प्रबल होकर के अपनी बात को रखेंगी तो उस पर भी विचार किया जाएगा। परंतु मैं आज इसको राजनीति से इतर देखने की बात करूंगी संगीता जी से भी कि मधु शर्मा जी का वीडियो कल से वायरल हो रहा है, सबने सुना किसने क्या कहा। इसके पहले राधिका खेड़ा जी का भी वीडियो वायरल हुआ था, प्रियंका चतुर्वेदी जी की भी बात सामने आई थी। परंतु मेरा ये कहना पड़ता है कि प्रबल होकर के कम से कम हम बहनों के लिए तो बहनें खड़ी हो, बाकी किसी के लिए भले हम ना खड़े हो, पर जो चीजें हमारे सामने साक्ष्य के तौर पे प्रस्तुत है, जो हमें दिखाई दे रही है, जहां हमें रोती बिलखती बहनें दिख रही है, मंचों पे नजर आ रही है, हम उनके लिए नहीं बोल रहे हैं, हम उनके लिए एक शब्द नहीं कहना चाहते। तो क्या हम निष्पक्ष राजनीति कर रहे हैं? क्या हम अपने समाज का भला खुद कर रहे हैं? इससे उनकी आवश्यकता बिल्कुल प्रियंका जी, एक बार मैं वापस प्रदीप के पास चलने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके पहले संगीता जी के पास चलेंगे। एक बात जो प्रियंका जी जो समझने वाली है, जो आपने कही उसमें थोड़ा सा समझना होगा।
दरअसल हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बड़े एग्जाम्पल सेट करते हैं। कांग्रेस के दफ्तर में ऐसा हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में सांसद, लेकिन हम बहुत महत्वपूर्ण चीजों पे नहीं जाते। इसमें समस्या यहाँ आती है, भारतीय जनता पार्टी के सिनेरियो को आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति बना दिया, निश्चित रूप से बहुत अच्छी पहल है। मैं थोड़ा सा मध्य प्रदेश की तरफ आता हूं। मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाई गई हैं निर्मला भूरिया जी, क्योंकि वो एक ऐसा विभाग है जहां पे महिला मंत्री बनाई जानी चाहिए। लेकिन आप मुझे मध्य प्रदेश के टॉप 6 डिपार्टमेंट मैं आपको बताता हूं। क्या कभी शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी महिलाओं को नहीं दी जानी चाहिए? क्या उच्च शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी महिलाओं को नहीं दी जानी चाहिए? क्या गृह मंत्री की जिम्मेदारी महिलाओं को नहीं दी जानी चाहिए? क्या डिप्टी सीएम कोई महिला नहीं बन सकती? जब तक कि आप सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, जहां से शुरू से लेके आखिरी तक के, मतलब पढ़ाई से लेके कानून तक के, कहीं पर तो महिलाओं की कुछ नहीं चलिए, आप कैबिनेट में नहीं तो राज्य मंत्री बना लेते। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने नहीं किया, लेकिन किस तरीके से करना चाहिए, यहां अंतर है। दिखाने के लिए करना और क्रियान्वयन के लिए करना, दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है, और यहीं पे समस्या आ जाती है, चाहे वो ये सारी स्कीम्स हो या फिर वास्तविक स्थितियां हो। संगीता जी, एक बार फिर आपके पास पहुंचते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात प्रियंका जी कह रही थी कि महिलाओं को, खासतौर पे आप तमाम तीनों जो बैठी हैं, आप तीनों सशक्त चेहरे हैं, आप सबको एक मंच पे होना पड़ेगा राजनीति से इतर। आपको क्या लगता है कहां पर राजनीति से इतर कमियां रह गई, भाजपा और कांग्रेस को छोड़ दें तो? जी संगीता जी। देखिए, प्रियंका जी खुद राजनीति से इतर होने की बात कर रही है, परंतु राजनीतिक मुद्दे बोलना बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही हैं। ऐसे मेरे पास तमाम फहरिस्तें हैं जो मैं अभी इन्हें बता सकती हूँ कि भाजपा कार्यालय में महिलाओं के साथ क्या क्या अभद्रता हुई है। मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि आपका जो विषय है बहुत गंभीर विषय है, और मैं चाहती हूँ कि विषय से हटकर हम बात ना करें। तो आपने जो आज विषय उठाया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, जिसमें महिलाएं सबसे ज्यादा जाती है, एक साल में 10,000 महिलाएं यदि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो रही है, तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए इस्तीफे देने जैसी बात है। तो इन्हें तो सार्वजनिक तौर पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी भी मोहन यादव जी हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी मोहन यादव जी हैं, और ऐसी रिपोर्ट देखने के बाद तो उन्हें खुद इस्तीफा दे देना चाहिए कि हम महिलाओं की सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि संविधान की 7वीं अनुसूची में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि पुलिस और सार्वजनिक सुरक्षा जो है वो सरकार का दायित्व होता है, और सरकार उसे पूरी तरह निभाए। अगर नहीं निभाती है तो सरकार को खुद दूसरे को ये चार्ज सौंपना चाहिए। मैं आपको 1961 से लेकर 2013-2005 तक का बताती हूँ कि यौन शोषण को लेकर हमारी जो केंद्रीय सरकार थी उसने ही सबसे पहला कदम उठाया था और उस पर कार्य किया था। घरेलू हिंसा पर हमने 2013 में नियम बनाए, 2005 में हमने यौन शोषण पर नियम बनाए, 1986 में हमने अभद्र टिप्पणी पर कानून बनाए। तो जब से हमारे आजादी के बाद से हमारी सरकार रही है, तब से महिलाओं को सशक्त करने के लिए जितने भी कानून बनाए उन पर कार्य किया है। और आज आप देखिए देश में मध्य प्रदेश ही ऐसा क्यों राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ अपराध होते हैं, महिलाओं का यौन शोषण होता है, रेप और गैंग रेप की घटनाएं घटित होती है। अभी प्रियंका जी बात कर रही थी कि हमने कानून बनाया कि जो छोटी बच्चियों के साथ रेप होता है उस पर हम फांसी की सजा दी जाती है। मैं इनसे ही अभी इसी चैनल पर पूछना चाहती हूँ कि जब से ये कानून बना है तब से एक भी फांसी की सजा आपने क्यों नहीं दी, जबकि जब से कानून बना तब से सबसे ज्यादा केसेस नाबालिग बच्चियों के साथ गैंग रेप के हुए हैं। तो ये एक केवल नियम बनाकर कागजों तक उन्हें सीमित रखने से काम नहीं चलने वाला, और आप ऊपर तौर पर फांसी की सजा का इतना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो जो महिला सुरक्षा के नाम पर जो फंड आता है उस फंड का उपयोग केवल आप विज्ञापन लगाने में कर देते हैं, परंतु उसका कोई असर नहीं दिखाई देता है। चलिए बिल्कुल, क्योंकि आप चारों से चर्चा की हमने, लेकिन खास तौर पे संगीता जी, प्रियंका जी, अंशु जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, अगर इन पूरे आंकड़ों को देखें, सोचने की जरूरत इसलिए है कि मध्य प्रदेश में एक दशक से इसी तरह की स्थितियां हैं। कानून कई सारे बने, कई बार विधानसभा में नए सारे प्रावधानों को लाने की बात कही, फांसी देने की बात कही, बुलडोजर चलाने की बात कही, लेकिन शायद ये जो अपराध है ये कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। और आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ज्यादा अगर हम बताएं, दुनिया में नंबर 2 पे भारत, और भारत में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में नंबर 1 पे जो शहर है वो आपको चौंका देगा, वो इंदौर है, जहां पे कहा जाता है कि महिलाएं सबसे ज्यादा सशक्त हैं। अगर इतने सशक्त सिनेरियो में वुमेन एम्पावरमेंट की इतनी सारी स्कीम्स के साथ अगर ये तस्वीर है, तो इस तरह का जो महिला सशक्तिकरण है उससे ज्यादा बेहतर है और जरूरी है महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता, समाज की भी
प्रशासन की भी और शासन की भी। इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम मेहमान जो हमसे जुड़े थे इस पूरी तस्वीर को बदलने की कोशिश करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।